हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में बेटा हम 2 डायमेंशन में कोलिजन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कोलिजन्स इन 2 डायमेंशन। टू डायमेंशन जो कोलिजन का हमारा डायग्राम था वो डायग्राम तो सेम रहेगा, जिसमें हमने यहाँ पे एक m1 मास का ऑब्जेक्ट और यहाँ पे हमने लिया था m2 मास का ऑब्जेक्ट। क्लियर? बट यहाँ पे याद रखो, जो m2 मास का ऑब्जेक्ट है वो स्टेशनरी है, दैट मीन्स उसकी स्पीड क्या है, 0 है। और ये जो फर्स्ट है उसकी तो स्पीड हमने कंसिडर की थी v1i। अभी क्या हो रहा है, ये इसके साथ कोलाइड हो रहा है, तो दोनों डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में, यहाँ पे m1 और m2 मास वाला ऑब्जेक्ट है वो हॉरिजॉन्टल के साथ θ1 एंगल और θ2 एंगल फॉर्म करेगा। इसकी फाइनल स्पीड v1f होगी, इसकी फाइनल स्पीड है v2f। अभी आप जानते हो कि जब एंगल फॉर्म होता है तब कंपोनेंट्स की बात आती है। चलो, तो इसमें कौन से कंपोनेंट हो गए, अगर θ1 है तो जहां पे एंगल फॉर्म हो रहा है वो कौन सा है, cos थीटा। और v1f ये कौन सा कंपोनेंट हो गया, sin थीटा। सिमिलरली यहाँ पे ये v2f का क्या हो गया, cos θ2। और यहाँ पे v2f है, उसका कौन सा कंपोनेंट हो गया, sin θ2। तो सबसे फर्स्ट आपको थ्योरी स्टार्ट करने से पहले इसका जैसे ही मैंने डिस्क्रिप्शन समझाया वो डिस्क्रिप्शन लिखना है। ओके, अभी देखो, ओनली फॉर एक्स एक्सिस, चलो सबसे फर्स्ट एक्स एक्सिस के लिए कंसीडर करते हैं मोमेंटम का फॉर्मूला। चलो, मोमेंटम क्या होगा, तो भाई m1 v1i प्लस m2 v2i इज इक्वल टू, यहाँ पे हमारे पास दो कंपोनेंट्स है, m1 v1f cos θ1 प्लस m2 v2f cos θ2, जिसमें हम जानते हैं कि v2i की वैल्यू क्या है, 0 है, क्योंकि वो स्टेशनरी है। तो आंसर क्या आएगा, m1 v1i m1 v1f cos θ1 और m2 v2f cos θ2, ये फर्स्ट आया। वैसे ही सेकंड हमें फाइंड करना है y एक्सिस के लिए, तो फॉर y एक्सिस के लिए क्या होगा, अभी याद रखो y एक्सिस में तो इसका कोई मूवमेंट ही नहीं है, ओनली टकराने के बाद देखो ये कौन से एक्सिस पे, x एक्सिस पे जा रहा है, y एक्सिस पे तो कोई मूवमेंट ही नहीं है। दैट मीन्स इस साइड पे उसका कंपोनेंट तो 0 हो जाएगा, और सामने अगर लिनियर मोमेंटम लेना है तो कैसे लेंगे, m1 v1f उसके साथ sin θ1। बट देखो दोनों ऑपोजिट कंपोनेंट है इसलिए माइनस लेंगे, और m2 v2f और उसके साथ sin θ2। क्लियर? माइनस वाले टर्म इसको इस साइड पे लेके आओ, तो m1 v1f sin θ1 m2 v2f और sin θ2, नंबर सेकेंड हो गया। अभी काइनेटिक एनर्जी के बारे में डिस्कस करते हैं।
ठीक है। तो फॉर काइनेटिक एनर्जी, चलो काइनेटिक एनर्जी में क्या बताया था, 1/2 mv² फॉर्मूला था। कौन सा था, 1/2 mv²। तो काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला है उसमें यहां पे 1/2 m1 इनिशियल में v1i का होल स्क्वायर, 1/2 m2 v2i का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, सामने की साइड पे 1/2 m1 v1f का होल स्क्वायर और 1/2 m2 v2f का होल स्क्वायर। ये फाइनल और इनिशियल, ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट के लिए, ये सेकंड ऑब्जेक्ट के लिए। क्लियर। चलो इसमें से 1/2 तो सब में से कैंसिल हो जाएगा और अल्टीमेट हम जानते हैं कि यहाँ पे v2i की वैल्यू भी क्या है, 0 है, क्योंकि ये स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है। तो फॉर्मूला होगा लास्ट आपका m1 v1i का होल स्क्वायर इज इक्वल टू m1 v1f का होल स्क्वायर प्लस m2 v2f का होल स्क्वायर नंबर 3। तो 2 डायमेंशन में हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट और काइनेटिक एनर्जी, ये 3 फॉर्मूलाज आपको याद रखने हैं। क्लियर। चलो नेक्स्ट अपना एग्जाम्पल इलस्ट्रेशन है, हमने 6.8 तक करवाया था, ठीक है, तो 6.9 आज करवाते। चलो 6.9 इलस्ट्रेशन नंबर 6.9 लिखते थे, डिपेंड ऑन 6.8। किस पे डिपेंड है, 6.8 पे। चलो तो यहाँ पे आपको एक डायग्राम दिया है कि यहाँ पे है स्प्रिंग, ओके। यहाँ पे ये व्हीकल, ऊपर की साइड कौन सा फोर्स लगता है, नॉर्मल। नीचे डाउन साइड कौन सा होता है, mg। और यहाँ पे ड्यू टू फ्रिक्शन कौन सा फोर्स लगता है, म्यू mg। क्लियर। ये एक्स एक्सिस है आपके पास। तो ऐसा एक लॉजिक आपको बताया था। इसमें जब कार मैन्युफैक्चरर्स होते हैं क्या करते हैं, जो कार को मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद स्प्रिंग के साथ उसको कोलाइड करवाते हैं, जिससे कार की स्ट्रेंथ के बारे में पता चले। क्लियर। तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल इक्वेशन आपको लेना है कि कार मान लो कि खड़ी है, उसके बाद वो मोशन में जाती है, तो उसमें 2 एनर्जी आएगी, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल और फाइनल। बट जैसे यहाँ पे टकराती है दैट मीन्स उसकी फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, 0। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेना है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, मतलब डेल्टा के एफ माइनस के आई। क्लियर। सो दैट डेल्टा के इज इक्वल टू, फाइनल तो क्या होगी 0 और इनिशियल 1/2 mv²। सो दैट के एफ डेल्टा के इज इक्वल टू -1/2 mv² नंबर फर्स्ट दो, ठीक है। चलो अभी सेकंड में लेना है वर्क डन। वर्क डन मतलब W, वर्क डन बाई स्प्रिंग कितना होगा, तो फॉर्मूला था -1/2 kxm²। और वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट।
फोर्स कौन सा लिया है? स्टैटिक फ्रिक्शन लिया है, क्योंकि कार जब स्प्रिंग की डायरेक्शन में जब आएगी तो उसके यहाँ पे फ्रिक्शन भी होगा साथ में, ठीक है। तो स्टैटिक फ्रिक्शन इनटू डिस्प्लेसमेंट, स्प्रिंग का डिस्प्लेसमेंट एक्सएम जितना हो रहा है वो हमने यहाँ पे कंसीडर किया है। सो दैट W इज इक्वल टू -1/2 के एक्सएम स्क्वायर, इसका फॉर्मूला था याद करो म्यू एस एन, और यहाँ पे जो नॉर्मल है वो तो mg को बैलेंस कर रहा है, तो वहाँ पे हम क्या पुट कर सकते हैं वैल्यू, के एक्सएम स्क्वायर माइनस म्यू एस mg इंटू एक्सएम कर सकते हैं। क्लियर? अभी वर्क एनर्जी थ्योरम क्या थी? फ्रॉम वर्क एनर्जी थ्योरम, तो AW है मतलब वर्क और ए एनर्जी है, तो दोनों को इक्वेट कर सकते हैं। दैट मीन्स ए वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो नंबर सेकंड में। क्लियर? तो यहाँ पे हो जाएगा -1/2 mv स्क्वायर इज इक्वल टू -1/2 के एक्सएम स्क्वायर माइनस म्यू एस mg इंटू एक्सएम। क्लियर? तो ये हो गई वर्क एनर्जी थ्योरम। अभी जो वर्क एनर्जी थ्योरम का ये फॉर्मूला बताया उसमें सारे टर्म्स में माइनस है कि नहीं? माइनस 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 तो हट जाएगा, और ये 2 यहाँ पे जो दिया है वो LCM में चला जाएगा, मतलब 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो अल्टीमेट क्या बनेगा? mv स्क्वायर यहाँ पे के एक्सएम का होल स्क्वायर, और ये प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई म्यू एस mg और एक्सएम। क्लियर? तो के एक्सएम स्क्वायर फर्स्ट लिखते हैं, उसके बाद 2 म्यू एस mg इंटू एक्सएम लिख देते हैं, और mv स्क्वायर को इस साइड पे मतलब माइनस mv स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अभी देखो पहले ही मैंने लिखा डिपेंड ऑन 6.8, मतलब 6.8 में जो भी आपको वैल्यूज दी हुई थी वो सारी वैल्यू इसमें क्या करनी है बेटा, मैं पुट करनी है। ठीक है, तो 1 बाय 1 में बताता हूँ। चलो पहला है के, तो के मतलब स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू आपको दी थी 6.25 इंटू 10⁻³ इंटू आपको दिया है एक्सएम स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 इंटू म्यू एस आपको 0.5 दिया है, वो 6.9 नहीं दिया है, म्यू एस की वैल्यू कितनी है 0.5। क्लियर? चलो और क्या चाहिए हमें, एम मतलब मास, मास दिया है 1000 kg, 1000 मतलब क्या होता है 10⁻³ लिख सकते हैं। चलो जी मतलब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, अपने कन्वीनियंट के लिए यहाँ पे लेते हैं 10, ठीक है। एक्सएम हमें क्या करना है, फाइंड कर रहे हैं, प्लस माइनस एम मतलब अगेन 10⁻³ और स्पीड आपको दी थी 18 किलोमीटर पर आवर, और 18 किलोमीटर पर आवर को हमने मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट किया था, तो आंसर आया था 5, तो 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। चलो 10⁻³ देखो सब में, तो 10⁻³ क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, तो 6.25 एक्सएम का होल स्क्वायर प्लस 2 5 10 मतलब ये 1 हो गया, 1 इंटू 10 तो हो गया 10 एक्सएम माइनस 5 का स्क्वायर हो गया 25 इज इक्वल टू 0। हमें स्प्रिंग कितना मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कर रही है वो फाइंड करना है, दैट मीन्स एक्सएम फाइंड करना है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, देखो ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू होगी 6.25, b की वैल्यू 10 और c की वैल्यू हो गई -25। तो डेल्टा का हमारे पास फॉर्मूला था b² - 4ac।
चलो बी स्क्वायर मतलब 10 का क्या होगा स्क्वायर 4, ए मतलब 6.25 और सी मतलब -25। ये हो गया 100 माइनस माइनस प्लस 25 4 जा हो गया 100, 100 इंटू 6.25 करोगे आंसर होगा 625। आंसर आया 725। ये तो ओनली डेल्टा आया, हमें एक्सएम की वैल्यू चाहिए। तो एक्सएम है उसके, एक्सएम का फॉर्मूला -b प्लस और माइनस रूट डेल्टा डिवाइड बाय 2 ये लिखते थे। तो -b मतलब -10 प्लस और माइनस रूट डेल्टा दैट मीन्स 725 और डिवाइड बाय 2 इंटू ए मतलब 6.25। पर देखो इसमें बेटा दो पॉसिबिलिटीज है प्लस और माइनस की, तो हम प्लस वाली पॉसिबिलिटी लेंगे बट माइनस वाली कंसीडर नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमें डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है, ठीक है, इसलिए माइनस वाली पॉसिबिलिटी हम यहाँ पे नहीं लेंगे। तो यहाँ पे जो डिस्टेंस होता है ऑलवेज क्या होता है प्लस में होता है, इसलिए तो माइनस वाली पॉसिबिलिटी जाने दो। तो -10 प्लस कैल्सियम में आप करना 725 का रूट और 2 इंटू 6.5, इसका आप कैलकुलेशन करोगे तो आपको यहाँ पे आंसर मिल जाएगा मीटर में। आया समझ में? तो ये जो फॉर्मूला है सॉरी ये जो सम है, इस सम में थोड़ा ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाइज भी आपको थोड़ा याद रखना पड़ेगा, ठीक है। चलो साथ में ही कर देते हैं 6.10। 6.10 में एक्चुअल में थोड़ा आपको हिंट ही देनी है और कुछ है नहीं ज़्यादा। 6.12 में आप यूज करोगे आपकी टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 127, उस पर आपको टेबल दिया है, टेबल का यूज करना है, टेबल 6.3। क्लियर? चलो फर्स्ट आपको पूछा है द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक वन बॉन्ड इन डीएनए। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक वन बॉन्ड इन डीएनए। ये इसलिए मैंने लिखा है क्योंकि टेबल में ऑलरेडी ये दिया हुआ है, एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक वन बॉन्ड इन डीएनए, उसकी एनर्जी आपको दी है 10⁻⁻⁻20। बट ये आंसर आपको लाना है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। आपको एनर्जी बेटा कितनी दी है 10⁻⁻20, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, ठीक है, सॉरी जूल में है। आपको आंसर किस में लाना है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो याद रखो जब जूल होता है उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना हो तो 1.6 इंटू 10⁻90 से डिवाइड करना पड़ेगा। उसका जो भी आंसर होगा वो आपको किस में मिलेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। आया समझ में? तो ए वैल्यू कहाँ से लाओगे इस टेबल में से। क्लियर? वैसे ही सेम बी नंबर में काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन एयर मॉलिक्यूल, the kinetic energy of an air molecule, एयर मोलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी दी हुई है आपको 10⁻⁻21। तो सेम वही करना है, -21 वो जूल में है तो उसको 1.6 इंटू 10⁻90 से डिवाइड कर दो तो आंसर किस में मिल जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, कैल्सियम में कर देना। क्लियर? चलो सी नंबर बेटा यहाँ पे कर देते लास्ट, उसमें थोड़ा डिफरेंट है। द डेली इनटेक ऑफ अ ह्यूमन एडल्ट इन किलो कैलोरी, द एवरेज ह्यूमन कंजम्पशन, ये भी आपको टेबल में दिया हुआ है इन अ डे। एक जो एडल्ट होता है वो डेली कंजप्शन कितना करता है,
ठीक है, डेली इनटेक ऑफ ह्यूमन एडल्ट किलो कैलोरी में फाइंड करना है। आपको टेबल में दिया है 10⁷, बट वो तो किस में होता है, जूल में। किसमें होता है, जूल में। हमें किलो कैलोरी में चाहिए, इसलिए उसको डिवाइड करना पड़ेगा 4.2 से, तो कैलोरी में आ जाएगा। और उसको मल्टीप्लाई करोगे 10⁻³ से, तो किस में आ जाएगा, किलो कैलोरी में। किस में, किलो कैलोरी में। तो ये जो यूनिट है वो होगा जूल पर किलो कैलोरी। दैट मीन्स ए डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर पार्ट न्यूमरेटर में जाएगा, तो आंसर आपको किस में मिलेगा, किलो कैलोरी में। आया समझ में। तो तीनों का कैलकुलेशन आपको कैल्सी में करना है। तो याद रखो, जूल का कन्वर्जन अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए तो किससे डिवाइड करोगे आप, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से। और अगर जूल का किलो कैलोरी में करना है तो 4.2 इंटू 10⁻³ से आप उसको डिवाइड करोगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।